Good morning, students. Today we'll start with the sectors of Indian economy, part B. Last week मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट भेजा था माय डियर. आई होप आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा. नाउ नेक्स्ट वन माय डियर, आज हमारा पहला क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ इकॉनमी ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन. देखो, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बेस पे हम इकॉनमी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. तो जब आपको क्वेश्चन आता है क्लासीफाई इकॉनमी ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन या वर्किंग कंडीशन, तो आपको क्लियर होना चाहिए वी डिवाइड इकॉनमी इन टू पार्ट, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अदर इज द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. अब क्वेश्चन आता है सर ये ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है. देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है मेरे बच्चे जिसके अंदर वो सारे एंटरप्राइजेज आते हैं which are registered by the government and they properly follow rules and regulation. देखो, आप जैसे कि हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जितने भी लोग जिनको जॉब मिलती है तो दैट वी कंसीडर द ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि सेक्टर के अंदर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं. एक फिक्स टर्म होता है जॉब का, प्रॉपर सैलरी दी जाती है, प्रॉपर वर्किंग आवर्स होते हैं, किसी तरह से लेबर को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता. जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर काम कर रहा है, किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर काम कर रहा है, बैंक के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स हैं, तो दे ऑल आर द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. अब इसके ऑपोजिट आता है सर ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है. ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है मेरे बच्चे जिसमें हमारे छोटे छोटे स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट्स आते हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आते, बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर के अंडर आते हैं कह सकते हैं हम लोग. और यहाँ पर कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होती है. ना तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी रेगुलर होती है, ना उनके वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, ना उनको प्रॉपर सैलरी मिलती है, कोई उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है और वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी नहीं होती. तो कुल मिला के जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी कंडीशंस इस सेक्टर में कोई अच्छी नहीं होती है. हमारे जितने भी कैजुअल वर्कर्स होते हैं कंस्ट्रक्शन में, शॉप्स में, फैक्ट्रीज में, तो दे ऑल कम अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. अब थोड़ा सा और इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. अब क्वेश्चन आ जाता है कई बार, वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, डू यू एग्री? यस सर, आई डू एग्री विद दैट. यस, एब्सोल्युटली वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. कैसे? सर, नंबर वन, देयर इज़ नो फिक्स नंबर ऑफ वर्किंग आवर. सर, उनका कोई फिक्स वर्किंग आवर नहीं है. द वर्कर नॉर्मली वर्क फॉर 10 to 12 आवर्स विदाउट पेड ओवर टाइम. नॉर्मली अब गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं ना हम लोग तो मैक्सिमम कितने वर्किंग आवर्स होते हैं हमारे? 8 आवर्स. लेकिन यहाँ पे ये लोग 10 से 12 घंटे तक काम कर रहे हैं और कोई इनको ओवर टाइम भी नहीं मिलता. दे डू नॉट गेट अदर अलाउंसेज अपार्ट फ्रॉम द डेली वेजेस. सिर्फ इनको क्या मिलते हैं? डेली वेजेस. इनके अलावा जो बाकी अलाउंसेज होते हैं जैसे कि कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हैं या पेड लीव्स हैं, तो ऐसा बेनिफिट इनको कोई भी नहीं मिलता. गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर कोई जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं हमारे वर्कर्स को, यहाँ पर फॉलो नहीं किए जाते. कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी इनका ऑनर इनको जॉब से निकाल सकता है, भैया कल से आने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट एनी नोटिस. तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्कर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में. फिर जॉब्स आर लो पेड जॉब. यहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं नॉर्मली सेक्टर में क्या होते हैं? इलिटरेट होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, थोड़े अनऑर्गेनाइज भी होते हैं. तो इसीलिए वो लोग कई बार अपनी बार्गेनिंग नहीं कर पाते अपनी प्रॉपर सैलरी के लिए और उनको अच्छी सैलरी भी नहीं मिलती. एंड देन बीइंग वेरी पुअर दे आर ऑलवेज हैवीली इन डेट. डेफिनेटली सर, यहाँ पर क्योंकि हमारे जो वर्कर्स हैं बेचारे पुअर फैमिली से हैं और उनको कई बार बहुत सारा लोन वगैरह भी देना होता है, तो वो लोग ईजिली लोअर वेजेस पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि बार्गेनिंग पावर नहीं है उनकी. मैंने अभी आपको बताया ना रीज़न भी, क्योंकि अब बार्गेनिंग पावर कब होगी? जब आप कहोगे ठीक है जॉब नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे, हमें कम से कम इतने पैसे चाहिए. लेकिन दे आर नॉट इन द पोजीशन, वो इतने पुअर हैं, इतने अनऑर्गेनाइज्ड हैं, इलिटरेट हैं, तो वो कम रेट पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं. प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस नहीं होती हैं, कोई आपको पेड लीव का, ओवर टाइम का, हॉलीडेज़ का या कोई खास प्रोविज़न नहीं होता. तो यानी इन सब बातों से क्लियर हो जाता है कि भाई जो वर्कर्स हैं दे आर हाईली एक्सप्लॉइटेड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. फिर अगर इसको थोड़ा सा और बेटर वे में हम कंपेयर करें
सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशन, तो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं प्रॉपरली ऑर्गेनाइज सेक्टर में फॉलो किए जाते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्हें कोई भी फॉलो नहीं करता। जॉब सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रॉपर जॉब है, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं तो फॉर एवर गवर्नमेंट आपको कभी भी निकालती नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, एम्प्लॉयज़ को किसी भी समय एम्प्लॉयर निकाल सकता है। सैलरी, सर ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर इनको रेगुलर सैलरी मिलती है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, जैसे हम कहते हैं ना 6th पे कमीशन आ गया, 7th पे कमीशन आ गया, तो अकॉर्डिंग टू दैट दे गेट द सैलरी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ना तो कई बार इनको रेगुलर सैलरी मिलती है और कई बार जो सैलरी मिलती भी है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं होती, बहुत कम मिलती है। एडिशनल बेनिफिट ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलते हैं वर्कर्स को, जैसे कि इन्हें प्रोविडेंट फंड मिलता है, पेड लीव मिलती हैं, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता हमारे वर्कर्स को। वर्किंग आवर्स इनके फिक्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मली 8 आवर्स की वर्किंग आवर होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है, 10 से 12 घंटे भी उन्हें काम करना पड़ सकता है और इसके लिए कोई उनको एक्स्ट्रा ओवर टाइम वगैरह की पैसे भी नहीं देता। वर्किंग कंडीशन, ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं देखा जाता है, मशीनरी वगैरह ठीक है, वहाँ पे सैनिटेशन प्रॉपर है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कोई ध्यान नहीं रखा जाता। कई बार जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं मशीनें भी ठीक कंडीशन में नहीं होती हैं, सैनिटेशन का लेवल भी नहीं होता, उतनी साफ़ सफाई भी नहीं होती है, तो उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो उतनी बेटर नहीं होती हैं। तो ये हमने देखा डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फिर हमारा क्वेश्चन आता है द वर्कर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नीड प्रोटेक्शन ऑन द फॉलोइंग इश्यूज, वेजेस, सेफ्टी एंड हेल्थ, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। बिल्कुल ठीक है, हमारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको ये 3 जगह पर बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। नंबर 1 वेजेस, जैसे हमने पीछे ही बात किया कि जो वर्कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगे होते हैं नॉर्मली ये हमारे इलिटरेट पर्सन होते हैं, अनट्रेड पर्सन होते हैं, अनस्किल्ड भी होते हैं, तो इन लोगों की कोई फिक्स इनकम नहीं होती है, कोई इनको प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो डेफिनेटली इनको यहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इनको प्रॉपर वेजेस मिलने चाहिए, गवर्नमेंट को कैसे ऐसे लॉ बनाने चाहिए कि इनको एक मिनिमम सैलरी ज़रूर मिले। सेकंड सेफ्टी, जैसे हमने पीछे बात किया था कि जो लोग काम करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनकी जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं बहुत अच्छी नहीं होती हैं। समटाइम जो वर्कर माइनिंग में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में या डेंजरस कंडीशंस के अंदर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर उनके प्रॉपर जो सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए वो प्रॉपर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं होते हैं, मशीनें कई बार उस पोजीशन में नहीं होती हैं, एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर इन वर्कर को वो सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करने चाहिए और उसके साथ साथ इनका इंश्योरेंस भी होना चाहिए। देन हेल्थ, डेफिनेटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखते हैं कि जो पुअर वर्किंग कंडीशन होने के कारण, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, क्लीन सराउंडिंग नहीं है, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती और कई बार जब बीमार होते हैं तो उनको लीव वगैरह भी नहीं मिलती है। तो इस कंडीशंस में डेफिनेटली यहाँ पे इनके हेल्थ को देखिए वी शुड प्रोटेक्ट देम कि उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन भी प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन सराउंडिंग, मेडिकल फैसिलिटी, ताकि और कहीं अगर उनको लगता है कि बीमार हैं तो उनका इलाज भी कराया जाए। तो प्रॉपर ये और हेल्थ इंश्योरेंस भी उनका कराया जाना चाहिए। तो डेफिनेटली इस इश्यू पर भी उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वर्कर हेल्दी नहीं होंगे तो कभी भी ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। Then, tertiary sector is not playing any significant role in the development of Indian economy. Do you agree? Give reason in support of your answer. हमने याद है लास्ट लेक्चर में टर्शियरी सेक्टर के बारे में किया था। क्या होता है टर्शियरी सेक्टर? जो बाकी दोनों सेक्टर को, प्राइमरी और सेकेंडरी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि टर्शियरी सेक्टर हमारी इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट में कोई प्रॉपर रोल प्ले नहीं कर रहा, क्या आप इससे सहमत हैं? सर नहीं, आई डोंट एग्री विद दैट। सर टर्शियरी सेक्टर प्लेज अ बिग रोल। लगातार अगर हम देखें इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, लास्ट 2 डिकेड में तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर हम ध्यान देखें हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है, देखें जीडीपी के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। रिसेंट ईयर्स में 60% ऑफ इंडियाज जीडीपी जनरेटेड बाय दिस सेक्टर। इमेजिन करो टोटल हमारी इनकम का लगभग 60% कहाँ से जनरेट हो रहा है? फ्रॉम द टर्शियरी सेक्टर। फिर उसके अलावा लगभग 27% जो हमारा टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है दैट इज इन द टर्शियरी सेक्टर। यानी टोटल जितना लोगों को काम मिला पूरी इकॉनमी के अंदर 27% इज फ्रॉम द टर्शियरी सेक्टर।
और उसके अलावा हम सबको अच्छे से पता है टर्शियरी सेक्टर इज ए सपोर्टिव सेक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर तब तक अच्छे से काम नहीं कर सकते अगर टर्शियरी सेक्टर उनको सपोर्ट ना करे। जैसे आप देखो टर्शियरी सेक्टर क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें, कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, हमें एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो एनी हाउ मतलब हर तरह की जो हमारे को सर्विसेज चाहिए, जो सपोर्टिव सर्विसेज चाहिए, दीज आर प्रोवाइडेड बाय द टर्शियरी सेक्टर। तो हम ये नहीं कह सकते इट इज़ नॉट प्लेइंग एनी सिग्निफिकेंट रोल, इट इज़ रियली प्लेइंग अ बिग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिर हमारा अगला मेरे बच्चे पार्ट आता है पब्लिक सेक्टर। देखो पब्लिक सेक्टर क्या होता है, द सेक्टर इज ऑन कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट सेक्टर का ही दूसरा नाम ले लेते हैं पब्लिक सेक्टर, यानी वो एंटरप्राइजेज जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट ओन करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, हम उसे बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। और पब्लिक सेक्टर में क्या रोल क्या होता है, ये हमें बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि रेलवे, पोस्ट ऑफिस, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, आर्मी। और मेन मोटिव इस सेक्टर का क्या होता है, वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। डेफिनेटली गवर्नमेंट का मतलब मकसद क्या होता है, वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। गवर्नमेंट को कहा ही किया जाता है ऑफ द पब्लिक, बाय द पब्लिक, फॉर द पब्लिक। तो डेफिनेटली जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, उसका मेन मकसद यही होता है वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। फिर सेकेंड हमारे पास प्राइवेट सेक्टर क्या होता है सर दिस सेक्टर इज ओन कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। सर वो एंटरप्रेन्योर्स जो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अंडर होते हैं, वो उन्हें कंट्रोल करते हैं, वो उन्हें मैनेज करते हैं, वो उनके ऑनर होते हैं, तो दैट वी कॉल द प्राइवेट सेक्टर। और ये हमें बहुत सारी गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरतें लाइक क्लोथ, शूज़, ऑटोमोबाइल्स, ईटेबल्स, एवरीथिंग जो भी आपको बाज़ार में मिल रहा है, ब्रेड मिल रही है, आपको टीवी मिल रहा है, फ्रिज मिल रहा है, खाने पीने का सामान मिल रहा है, ये तो एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। लेकिन इनका जो मेन मोटिव होता है दैट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में किसके लिए काम कर रहा है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द economic development of a nation. So definitely government sector very important and it plays a big role in the economic development. So आइए डिस्कस करते हैं। नंबर 1, it promotes rapid economic development through creation and expansion of infrastructure. देखो हमारी कंट्री के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे कौन क्रिएट कर रहा है, कौन एक्सपेंड कर रहा है, गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट बना रही है, जगह जगह रोड्स बन रही हैं, जगह जगह मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन डेवलप कर रहा है, गवर्नमेंट। पावर सप्लाई कौन क्रिएट कर रहा है, गवर्नमेंट। तो डेफिनेटली दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। जब तक एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा कोई भी कंट्री डेवलप नहीं कर सकती। और ये सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, रेलवे, बसेज, रोड्स, कम्युनिकेशन, पावर, ये सब कौन क्रिएट कर रहा है, गवर्नमेंट। इट आल्सो क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। डेफिनेटली गवर्नमेंट बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है ताकि बहुत सारे लोगों को काम मिले। और हमारे यहाँ जो हमारे अनयूज रिसोर्सेज हैं, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ताकि उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो उनका और इकॉनमी की जो ग्रोथ है और तेज़ी से हो सके। एंड इट जनरेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट। डेफिनेटली गवर्नमेंट बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी जनरेट करती है डेवलपमेंट के लिए, दुनिया भर का खर्चा कर रही है, दुनिया भर की आपके लिए नए नए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट लेके आ रही है, नई नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है ताकि हम लोग उसमें इन्वेस्ट करें और अच्छे से कैपिटल फॉर्मेशन हो और इकॉनमी डेवलप करें। It is also ensuring equality of income, wealth and thus a balanced regional development. Definitely गवर्नमेंट का एक एम ये भी होता है भाई कि हमारा जो इनकम और वेल्थ है वो उसमें इक्वालिटी हो। मतलब गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी। आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इक्वालिटी पाई जाती है, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं। तो गवर्नमेंट का टारगेट ये भी होता है कि जब हम डेवलपमेंट करें इट शुड बी बैलेंस्ड। बैलेंस इन द सेंस कि जो इनइक्वालिटी है वो रीजनल इक्वालिटी हो चाहे वो इनकम इक्वालिटी हो, इट शुड बी रिड्यूस, कि गरीबों का लेवल और अप आता जाए या जो हमारे अंडर डेवलप रीजन्स हैं वो भी और अच्छे से डेवलप होते जाए। इट इंकरेजेस डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल, मीडियम एंड कॉटन इंडस्ट्री। गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है ताकि हमारी स्मॉल, मीडियम और कॉटन इंडस्ट्री और अच्छे से डेवलप हो सकें। इट इंश्योर ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एट मॉडरेट रेट। गवर्नमेंट ये भी देखती है कि आपको जो सामान है वो सही रेट पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कहीं को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा, कहीं को आपसे अननेसेसरी रेट चार्ज तो नहीं कर रहा। कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाया हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज। डेफिनेटली आज गवर्नमेंट आपको एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ताकि आपकी जो हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें और रैंकिंग हमारी बेटर हो सके।
डेफिनेटली इट्स अ गुड वन। आप देखो हमारे कोई जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, they contribute lot to the community development, and it also provide basic facilities like water supply, electricity, transportation, communication, जो कि वाकई बहुत ज़रूरी हैं हमारे गुड लिविंग के लिए, हमारे अच्छे जीवन के लिए। अदरवाइज उसके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड अस बेसिक फैसिलिटीज जिनके बिना हमारा गुजारा नहीं है। तो डेफिनेटली पब्लिक सेक्टर प्लेज अ बिग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। फिर मेरे बच्चे एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, गिव अ फ्यू एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज एंड एक्सप्लेन व्हाई द गवर्नमेंट हैज टेकन देम अप। कि आप कुछ एग्जांपल दीजिए पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ का और ये बताइए गवर्नमेंट ने उसको अपने अंडर क्यों रखा, मतलब इसको प्राइवेट सेक्टर को क्यों नहीं दिया। देखो हम अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें कुछ एक्टिविटीज़ की तो बड़ी कॉमन हमारे पास है, वाटर सप्लाई इट इज़ इन गवर्नमेंट हैंड, इलेक्ट्रिसिटी इज इन गवर्नमेंट हैंड, सम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगेन इन द गवर्नमेंट हैंड। कहते गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को क्यों अपने पास रखा। नंबर वन, दीज आर नीडेड बाय एवरीवन। सर ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ रिक्वायर्ड बाय एवरीवन इन द वर्क को प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इट लेफ्ट टू द प्राइवेट एंटरप्राइजेज। अगर हम इसको प्राइवेट एंटरप्राइजेज के पास छोड़ देते द लेटर माइट एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी एंड सेल दिस एट रेट विच द मासेस कांट अफोर्ड। देखो आज अगर हम ये चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को दे देते, अब प्राइवेट सेक्टर को ये अच्छे से पता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई हमारी बेसिक नीड है, वो जो भी रेट चार्ज करेंगे हम इसको लेंगे ही लेंगे। तो इन दैट केस हो सकता था वो हमारे को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते, इतने ज़्यादा रेट पे सेल करते जो हम शायद अफोर्ड ना कर पाते। तो इसीलिए ये बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वाटर सप्लाई पावर ये हम लोगों को मिलता रहे, तो गवर्नमेंट ने इसीलिए इसे अपने पास रखा ताकि हमें लो और अफोर्डेबल रेट पे गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सके। तो दैट इज़ द रीज़न कि पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट जो अपने कर रही है, गवर्नमेंट ने अपने पास उन एक्टिविटीज़ को रखा हुआ है जो कि रियली हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, और अगर प्राइवेट सेक्टर के पास चली गई तो दे मे एक्सप्लॉइट अस अ लॉट। तो दिस वाज द चैप्टर माय डियर। In case you have any problem, any doubt, call me, drop the message. Always here to listen you, my dear. God bless you.